Hello everyone. So today it is 26th February and 2024. We are going to solve some neat question of biology, chemistry as well as physics. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A thunder tap is heard 5.5 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग फ्लैश. एक लाइटनिंग फ्लैश के बाद जैसे कि आपने देखा होगा बारिश वगैरह आती है तो आसमान में बिजली कड़कती है, नॉर्मली हम बोलते हैं. लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि पहले आपको बिजली चमकती दिखती है, उसके कुछ सेकंड के बाद जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है कि 5.5 सेकंड के बाद वो आपको आवाज सुनाई देती है. राइट, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा अनुभव आपने किया होगा. काफी कॉमन चीज है. डिस्टेंस ऑफ द फ्लैश इज, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना है फ्लैश का कितना होगा. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, वो कितनी थी, 330 मीटर पर सेकेंड थी. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1815 मीटर. सोल्व करते क्वेश्चन को. तो देखो टाइम हमें कितना गिवन है, 5.5 सेकेंड. लेट स्पीड ऑफ वेव यानी कि v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड विच इज गिवन. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v इंटू टी. ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, ये हमारे पास होता है. सिंपली हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है. 330 इंटू 5.5 विल गेट 1815 मीटर. वेरी इजी क्वेश्चन. पेज नंबर 353 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी कह रही हूँ, क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी. आपको वहाँ पे ये इससे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं. ये यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा ब्लर हो गया था. अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर. एक साउंड जो है वाटर में प्रोड्यूस हुई एंड मूव टुवार्ड्स सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर के सरफेस के टुवार्ड्स उसने मूव किया. और कुछ साउंड जो है उसने मूव्स इन एयर वेलोसिटी, कुछ सामने जो है एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना कितना उसका जो है वेलोसिटी थी 1450 मीटर पर सेकेंड. एंड दैट इन एयर, और एयर में कितनी, देखो वाटर में तो हमें दे दी साउंड की जो वेलोसिटी थी 1450 मीटर पर सेकेंड. एयर में कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड. जब साउंड जो है मूव करती है वाटर टू एयर, वाटर से एयर में जब साउंड मूव कर रही है, देन द इफेक्ट ऑन, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. एंड वेवलेंथ लैम्डा विल बी, और वेवलेंथ लैम्डा कितनी होगी. क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा और लैम्डा विल बी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर इसका इफेक्ट बताना है क्या होगा. तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या होगा. जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहेगी और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी. क्या बोला मैंने, जो फ्रीक्वेंसी है रिमेन सेम एंड लैम्डा डिक्रीजेस. एनसीईआरटी पेज नंबर 363 पे आप चेक कर सकते हो इसको. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. देखो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो डिक्रीज हो जाती है. फ्रीक्वेंसी जब मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो वेलोसिटी साउंड की कम हो जाएगी व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब ये वाटर टू एयर मूव करेगी. और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम रही. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. जब वेलोसिटी जो है इसके लैम्डा के डायरेक्टली के जो है मुताबिक हमारे पास वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये रिलेशन आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फोर्थ ऑप्शन है L√2. ठीक है, अब क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है. एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ L है, रेजोनेट करती है वो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की है. ठीक है, यहाँ पे हमें जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ निकालनी है, कितनी होगी. फॉर्मूला क्या होता है, F0 इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू, यानी ओपन और क्लोज्ड. ठीक है, ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए है और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. तो V/2L इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन ये जो क्लोज्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितनी हो जाएगी 4. ठीक है, डबल 4LC, यानी कि LC इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. 2 2 जा यहाँ पे कटेगा तो 1/2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, थर्ड. L/2 या 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा. एनसीईआरटी पेज नंबर 368 पर आप इसे चेक कर सकते हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, 4.4 मीटर उसका डायमीटर हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, 60 म्यू कुलाम पर मीटर स्क्वेयर। चार्ज बताना है स्फीयर पे कितना होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, 4.4 मीटर उसका डायमीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी 60 म्यू कुलाम पर मीटर है। चार्ज बताना है स्फीयर के ऊपर कितना होगा। ठीक है, देखो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे हमारे पास होगा r इज इक्वल टू, यानी r क्या आ जाएगा 4.4 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं जब हम इसका अपना डायमीटर निकालेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.2 मीटर। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू, यानी ये होती है चार्ज डेंसिटी, इसको हम उससे डिनोट करते हैं इसको म्यू से, कितनी है 60 म्यू। चार्ज बताने स्फीयर के ऊपर यानी कि फॉर्मूला उसका होता है Q इज इक्वल टू म्यू इंटू 4πr²। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अगर चार्ज स्फीयर के ऊपर पूछा गया फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, सो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा, इसको माइक्रो कुलाम से सिंपल जब हम उसमें मीटर में अपना जो है कन्वर्ट करते कुलाम में, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर क्या दे रखा है 2.2 का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 3.7 इंटू 10⁻³ कुलाम, ये आ गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास इसका 3.7 इंटू 10⁻³ कुलाम आ गया। पेज नंबर 08 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी ई की डिपेंड करती है डिस्टेंस आर के ऊपर ड्यू टू अ डाइपोल इज रिलेटेड एज। क्या क्वेश्चन है, इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डिपेंड करती है डिस्टेंस आर के ऊपर एक डाइपोल के कारण इज रिलेटेड एज, उसके फॉर्मूले के अनुसार रिलेशन बताना है क्या होगा। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू P/4πE0r²। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है √3cos²θ+1, यानी कि हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के क्यूब, यानी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास सी। पेज नंबर 9 जो है क्लास 12th फिजिक्स का, वहां पे आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पूछा जाए तो इज इक्वल टू P/4πE0r³ √3cos²θ+1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट जो है जिसकी इंटेंसिटी दे रखी है 32 वीबर पर मीटर (10⁻²) पास करती है 3 पोलराइजर्स के थ्रू सच दैट, इस तरीके से कि जो उनका ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके लास्ट पोलराइजर का वो क्रॉस कर जाता है विद दैट ऑफ द फर्स्ट। मतलब पहला जो था ना वो देखो 3 पोलराइजर की बात हो रखी है यहाँ पे, तो मतलब जो वो अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी यहाँ पे हमारे को 32 वीबर पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, वो इस तरीके से पास करती है कि जो लास्ट का पोलराइजर है वो पहले पोलराइजर के साथ क्रॉसिंग कर लेता है। इंटेंसिटी जो है फाइनल इमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे बताई गई है, जो फाइनल इमर्जिंग लाइट है उसकी कितनी 3 वीबर। इंटेंसिटी बतानी है लाइट जो कि ट्रांसमिटेड बाय फर्स्ट पोलराइजर विल बी, तो क्या बताना है यहाँ पे, इंटेंसिटी बतानी है लाइट की जो ट्रांसमिट करेगा कौन, पहला पोलराइजर, कितनी होगी उसकी। पेज नंबर 379 क्लास 11th फिजिक्स, वहां पे आप इसको चेक कर लेना, बाकी सॉल्यूशन देख लेंगे। इंटेंसिटी जो होती है पोलराइज्ड लाइट की जो कि ट्रांसमिट होती है पहले पोलराइजर से, वो क्या होगी I1 इज इक्वल टू I0 cos²θ, ये हमारे पास, ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, बट cos²θ यानी कि एवरेज में हम बात कर रहे हैं इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यानी कि I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू हाफ
आई नोट यानी कि कितना दे रखा हमको, आई इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 32, 32/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 16 वीबर पर मीटर स्क्वेयर, नेगेटिव स्क्वेयर, ये आ गया करेक्ट ऑप्शन। मतलब ऑप्शन 4 ही दे रखे थे हमारे पास, तो उसके अनुसार यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था ये वाला, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया 16 वीबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। When angle of incidence is 60 डिग्री, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है सरफेस के ऊपर, एक ग्लास स्लैब के सरफेस के ऊपर, इट इज फाउंड दैट पाया गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज हो गया है। तो वेलोसिटी बतानी है लाइट की ग्लास में कितनी होगी। क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, व्हेन एंगल ऑफ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60 डिग्री का है सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब पर, इट इज फाउंड दैट पाया गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली क्या है, पोलराइज्ड है। वेलोसिटी बतानी है लाइट की ग्लास स्लैब में कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले बता देती हूँ 379 पेज नंबर पे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आप इसको चेक कर सकते हो। आई थिंक हाँ 379 ही है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देख लेंगे एक बार इसका। म्यू एयर टू ग्लास, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा पी, जहाँ पे जो टेंजेंट थीटा सॉरी ये थीटा पी जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है पोलराइजिंग एंगल। यानी कि म्यू जी ए इज इक्वल टू कितना, टेंजेंट 60 डिग्री दे रखा क्योंकि हमारे को पोलराइजिंग एंगल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सी अपॉन यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वी जी इज इक्वल टू √3। टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, तो वी जी हमको स्पीड निकालिए, इसको बाहर ले लेंगे, सी अपॉन √3। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर चैप्टर में एक ना एक बार इसका यूज आ ही जाता है, हमेशा रट लो इसको कि इसकी वैल्यू जरूर नहीं आपको गिवन होगी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कुछ भी समझो, 3 × 10⁸ इसकी वैल्यू होती है अपॉन √3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, √3 × 10⁸, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। टू वेव्स हैविंग इक्वेशन, दो वेव है जिनकी इक्वेशन क्या है, x1 इज इक्वल टू a sin ω t + φ1, दूसरी क्या है x2 इज इक्वल टू a sin ω t + φ2। इफ इन द रिजल्टेंट वेव, अगर रिजल्टेंट वेव में जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो इक्वल रहते हैं, रिमेन्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ, किसके एम्पलीट्यूड के, सुपर इम्पोजिंग वेव। सुपर इम्पोजिंग वेव वो होती हैं जो दो वेव्स आपस में आकर जुड़ जाएं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर ले बेसिकली, तो फेज डिफरेंस बताना है उनके बीच में कितना होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, टू वेव्स हैविंग इक्वेशन x1 is equal to a sin ω t + φ1, second one is x2 is equal to a sin ω t + φ2। अगर रिजल्टेंट वेव में जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो इक्वल रहती है, किसके एम्पलीट्यूड के, सुपर इम्पोजिंग वेव्स के, देन फेज डिफरेंस बताना उनके बीच का कितना होगा। ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला जब रिजल्टेंट हमें निकालना हो, a² + a² + 2a² cos φ, फॉर्मूला रट लेना। आपको ऐसे दे रखा हो कि फेज डिफरेंस बताना उनके बीच का, यानी कि रिजल्टेंट की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज करोगे, a इज इक्वल टू √a² + a² + 2a² cos φ, यानी कि cos φ हमें निकालना है। cos φ क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2π/3। क्या आ जाएगा, 2π/3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस फाई इज इक्वल टू φ1 φ2 था, क्या आ गया, -1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है हमारे पास, तो फाई इज इक्वल टू 2π/3 ये आ जाएगा। वैसे आप इसको मतलब ऐसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, एनसीईआरटी पेज नंबर 368 पर आपको ये मिल जाएगा।
करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4 लोन पेयर दे रखे हैं, CH कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है। मिथोक्सी इथीन का मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी है। ये क्या है? देखो, इसमें कोई भी चार्ज, कोई भी लोन पेयर, कोई भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, बाकी तीनों में है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल है। जब किसी के पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है ना मिथोक्सीथीन का, वो मोस्ट स्टेबल होता है। ये बात आप रट लो। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। इसका NCERT 11th पेज नंबर 345 पर आप जो है इसको वहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लास 11th की NCERT में मिल जाएगा आपको, याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द मोस्ट एसिडिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट एसिडिक स्पीसीज यहाँ पे हमें जो है इसमें देखनी है कौन सी है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ आएगा। देखो, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी। यानी यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट बेसिस 3, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी बीच में एक ही हमारे पास है, 2 उसके साइड में काइंड ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका फोर्थ ही आएगा। नई NCERT क्लास 11 पेज नंबर 344 एंड 346 आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। क्वेश्चन क्या है? विद अ चेंज इन, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर दे कार्बन की, जो कि चार्ज को बियर करते हैं, जिसके ऊपर चार्ज होता है प्राइमरली मेजरली, तो स्टेबिलिटी बतानी है कार्ब एनाइन की इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में जो है स्टेबिलिटी कार्ब एनाइन की इंक्रीज होगी, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, sp3 sp2 sp, यानी कि सबसे ज्यादा sp की, फिर उससे कम sp2, फिर सबसे कम sp3। देखो, कार्बोनाइन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, यानी कि इनके पास उसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती। तो स्टेबिलिटी जो है कार्बोनाइन की इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन, जैसे जैसे उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, तो जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब देखो, मैं आपको एक ऑर्डर यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे sp3 लिखा है, sp2, sp3, एस कैरेक्टर की बात हो रही है, तो देखो sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है, sp2 में 33% एस कैरेक्टर होता है, और sp में होता है 50% एस कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया है इसका थर्ड। याद रखनी है चीज, 11th क्लास की NCERT में पेज नंबर 344 पर आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 344। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C20H21NO2 इज, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताना है। 20 कार्बन 21 हाइड्रोजन और NO2 में कितना होगा, कितनी क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है 11। देखो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? C+1 माइनस H+X-N/2। फॉर्मूला बड़ा है आई नो, पर ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको रट लो बिल्कुल। C+1 कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X-N/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास इसका 11। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। आइसोमेराइजेशन इन एल्केन्स कैन बी ब्रोट बाय यूजिंग, जो आइसोमेराइजेशन है एल्केन्स में उसको हम किसकी मदद से जो है कर सकते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है एनहाइड्राइस AlCl3HCl, ये करेक्ट ऑप्शन है। नई एनसीईआरटी में क्लास 11 की पेज नंबर 382 पर ये दे रखा है आपको लाइन में। ये रट लो, मतलब मैं अगेन आपको ये बात कहना चाहूंगी, जितना आप याद कर सकते हो, जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो उतना ज्यादा आप याद करो, ठीक है। आइसोमेराइजेशन जो होती है एल्केन्स में कैन बी ब्रोट बाय यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो। 83 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन, कौन सा एल्केन जो इसमें से कैन नॉट बी मेड, नहीं बन सकता इन गुड इल्ड में वुड्स रिएक्शन के द्वारा, कौन सा है, कौन सा एल्केन ऐसा है जिसको हम गुड इल्ड में वुड्स रिएक्शन के द्वारा नहीं बना सकते। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एन हेप्टेन होता है। क्या है इसका, एन हेप्टेन, याद रखना आपको। देखो सिमेट्रिकल एल्केन जो होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, उसको हम वुड्स रिएक्शन की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। किसको, सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अगर R1 और R2 दोनों ही डिफरेंट होंगे तो जो मिक्सचर होगा एल्केन्स का, उसको मतलब वो हमें एज सच इसकी फॉर्म में नहीं मिलता, जिस मतलब जैसा हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 379 पर आप चेक कर सकते हो। एन हेप्टेन आएगा करेक्ट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के तौर पे अरेंज करना है कार्बोकेटाइंस को। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ, मतलब कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के कंटेक्स्ट में। अच्छा यहाँ पे हमारे पास वो दे रखे थे ऑप्शन इसके अनुसार, कोई बात नहीं, चलो ऐसे देख लेंगे। इंक्रीजिंग में पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। सेकंड सबसे पहले, सेकंड के बाद आएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। देखो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी, जो सेकेंड मैंने लिखा है ये हमारे पास है टर्शरी 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में क्या आया है, देखो चलो प्राइमरी से शुरू करते हैं, प्राइमरी सबसे कम होता है यानी कि फर्स्ट, ये हमारे पास हो गया प्राइमरी। फिर आ गया हमारे पास थर्ड, ठीक है, ये क्या है सेकेंडरी। देन वी हैव इज थर्ड के बाद आ गया फोर्थ, फिर आ गया हमारे पास ये सेकेंड प्राइम अपना टर्शरी हो गया। पेज नंबर 347 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड का सेकेंड सबसे पहले आएगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के कंटेक्स्ट में। उसके बाद आएगा फोर्थ, देन वी हैव इज थर्ड एंड देन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। कंपाउंड, एक मिनट, कंपाउंड्स विद C4H11N एज मोलिकुलर फॉर्मूला कैन एग्जिबिट, जो कंपाउंड होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C4H11N है, कैन एग्जिबिट, वो क्या एग्जिबिट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म भी, मेटामेरिज्म भी और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी। पेज नंबर 340 पर आप इन तीनों को चेक कर सकते हो, पोजीशन, मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पोजीशन आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल हैं डाई नाइट्रोटोलुइन के लिए। क्या पूछा गया है, कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं डाई नाइट्रोटोलुइन के लिए, इसमें ये बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका 6 है, फॉलो पोजिशनल आइसोमेरिज्म को ये फॉलो करते हैं, मतलब कि बेसिकली पोजीशन चेंज हो गई इसमें। सो एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 340 पे आप इसे चेक कर सकते हो। डाई नाइट्रोटोलुइन के पोजीशन आइसोमर्स 6 पॉसिबल हैं। Which one amongst the given
विच वन अमंग्स द गिवन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सिंकिशियल इन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम्स, सिंकिशियल का मतलब होता है कि जो सेवरल न्यूक्लियाई को एग्जिबिट करे, ठीक है, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, टेप्टम। फंक्शन, न्यूट्रिशन का फंक्शन आते ही याद रख लेना, टेप्टम आएगा। देखो जो आउटर 3 लेयर होती हैं वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ठीक है। ये परफॉर्म करती हैं प्रोटेक्शन के फंक्शन को, और जो एंथर होता है उसकी डाइसेंस को हेल्प करती हैं ताकि उसमें से पोलन जो है रिलीज हो सके। इनरमोस्ट वॉल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं टेपटम। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करती हैं। जो सेल्स होती है टेपटम के वो पोजेस करते हैं, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म उनके अंदर होता है, और जनरली मोर देन एक न्यूक्लियस वो कंटेन करती हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 5 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में लाइन दे रखी है इसके ऊपर, मतलब ये पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चेंजेस करके नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एज, जो पोलन ग्रेन है वो कौन सी स्टेज पे लिबरेट होते हैं, तो 2 या 3 सेल, 2 और 3 सेल, कोई सी वन, देखो 1 सेल्ड पे तो होते हैं, 2 और 3 सेल हमने दोनों ही पढ़े हैं। तो पोलन ग्रेन जो है वो 2 और 3 सेल कोई सी स्टेज पे भी लिबरेट हो सकते हैं। देखो क्या इसका जो है परसेंटेज रहता है, देखो ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आर शेड एट दिस 2-celled स्टेज। देखो जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन वो शेड होते हैं 2-celled स्टेज में। जो रिमेनिंग स्पीसीज बच गई उसमें जो जनरेटिव सेल होता है, देखो यहाँ पे एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव, ये वेजिटेटिव ये जनरेटिव। तो जो जनरेटिव सेल होता है वो 2 में माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट को राइज करने के लिए, ठीक है। तो गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 3-celled स्टेज, इससे पहले जो पोलन ग्रेन है वो 3-celled स्टेज में क्या हो, शेड हो जाए। तो ये हमारे पास आएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, हालांकि आप इसको चेक कर सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको वो ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा क्या रहेगा। एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल, टेट्रा का मतलब 4 जिसमें हो, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू आएगा हमारे पास। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर टेट्राहिशियस होता है, गलत है, वो क्या होता है, डायथिशियस होता है, यानी कि 2 जिसमें थीका प्रेजेंट हो, बाइलोब्ड है और 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2 और की हमें आवश्यकता भी नहीं थी। ट्रू ट्रू फॉल्स ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। ये उसी चैप्टर से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पे आप इसको चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर, विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लाइट होने चाहिए। देखो विंड पॉलिनेशन रिक्वायर द पोलन ग्रेन दैट आर लाइट, एनसीईआरटी की लाइन है 13 पेज नंबर पे। स्टिकी और फैदरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट होनी चाहिए ताकि हल्की सी हवा चले वो टूट के इधर उधर अपना उड़ते रहे और कहीं पे भी जाके फिर जर्मिनेट कर जाए, ठीक है, लाइट होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका ऐसा होता है, एनसीईआरटी की लाइन है आपकी पेज नंबर 11 पे इसी चैप्टर में। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ऑफ एंजियोस्पर्म में वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। कैसे होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मान लो हमारे पास ऊपर होते हैं 3 सिनर्जिड, बीच में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे लास्ट में होते हैं 3 एंटीपोडास, 3 2 5 5 3 8 8 तो न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये समझ आया। लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना पूरे सेंट्रल सेल
सेल का हिस्सा होते हैं, यानी कि इसको हम जो है एक में ही कंसीडर करते हैं, इसको हम एक ही मानते हैं पूरा। तो इस वजह से जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट जो है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म होता है। याद रखना ये चीज, आपके एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हमारे पास है which of the following will be observed in retintent part when tissue is grinded with trichloroacetic acid। तो कौन सा इसमें से जो ऑब्जर्व किया जाएगा रेटिनटेट जो पार्ट होता है जब टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, तो क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन उसका होता है एल्ब्यूमिन। जो एनसीईआरटी है, नहीं एनसीईआरटी क्लास 11 में पेज नंबर 104 पे आपको ये मिल जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का है, जो कि इस साल हमारे नीट के सिलेबस से बाहर है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है बेसिकली, जिसको हम अपना उसमें पढ़ते हैं, कौन सा है वो, ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे हम प्रोटीन वगैरह पढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फिब्रिनोजन, ये 3 टाइप के होते हैं। अलग अलग इनकी जो है, किसी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, किसी का कुछ, तो किसी का ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं, खैर वो हमारा उस चैप्टर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है यूजली फाउंड इन कॉटन फाइबर एंड वुड। यूजली वो कहाँ पे पाया जाता है? सेलुलोज कॉटन फाइबर्स में और वुड में पाया जाता है। नहीं एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 101 पे आपको मिल जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन कॉटन फाइबर्स एंड वुड। ये कैसा है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? यहाँ पे पहले एडिनाइन दे रखा, फिर एडिनोसाइन दे रखा, फिर एडिनाइलिक एसिड दे रखा, लास्ट में ग्वानोसाइन दे रखा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है एडिनाइलिक एसिड होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एडिनाइलिक एसिड। पेज नंबर 106 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। याद रखना है न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक एडिनाइलिक एसिड है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाइमाइन इज प्यूरिन। थाइमिन जो है प्यूरिन होता है। पिरिमिडिन्स यूजुअली कंटेन 2 नाइट्रोजन इन द रिंग। पिरिमिडिन्स जो है यूजुअली 2 नाइट्रोजन की रिंग को कंटेन करते हैं, 2 नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं रिंग में, इन देयर रिंग। तो क्या आएगा? देखो, प्यूरिन्स और इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? मैं यहाँ पे ऑप्शन तो उसके अनुसार नहीं दे रखे, लेकिन 2 और हैं, पर कोई बात नहीं। थाइमिन जो है ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है कि पिरिमिडिन्स जो है यूजली 2 नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं उनके रिंग में। पेज नंबर 106 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। थाइमिन इज अ प्यूरिन नहीं होता, थाइमिन एक क्या होता है? पिरिमिडिन ही होता है, ठीक है। तो ये गलत है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजनियस बेसिस प्रेजेंट इन द डीएनए। डीएनए में कौन से 2 नाइट्रोजनियस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? तो थाइमाइन और साइटोसाइन, ये 2 प्रेजेंट होते हैं। ये 105 पेज नंबर जो है क्लास 11th का बायोलॉजी, शायद बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से ये हमारे पास क्वेश्चन है। 105 पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कौन सा है? थाइमाइन और साइटोसाइन, ये 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल? कौन सा इसमें से जो है मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता? मैक्रो और माइक्रो 2 प्रकार के मोलिक्यूल होते हैं। मैक्रो थोड़े से साइज में उससे बड़े होते हैं, और माइक्रो बिल्कुल छोटे होते हैं। तो कौन सा इसमें से जो एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन स्टिल रेटिनटेट फ्रैक्शन में पाया जाता है टिश्यू स्लरी की विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड? तो कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन लिपिड्स होता है। याद रखना है, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं और वो लाइन टू लाइन पूछे जा रहे हैं। पेज नंबर जो है 105 पे है इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो लिपिड्स जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है माउथ विद रेड्यूला इज अ फीचर ऑफ। जो माउथ होता है रेड्यूला के साथ, वो किसका फीचर होता है? ये पूछा गया पिंकटाडा का। किसका? पिंकटाडा। याद रखना है, माउथ विद रेड्यूला इज अ फीचर ऑफ पिंकटाडा। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 44, जो हमारे पास एनिमल किंगडम चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। पिंकटाडा, जिसका माउथ जो है रेड्यूलर, माउथ विद रेड्यूला दोनों चीजें होती है, इज अ फीचर ऑफ पिंकटाडा। याद रखना है, रट लो बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है।
प्लेकोइड स्केल्स, जो उसकी मतलब कोई भी सरफेस होता है, कोई भी स्किन होती है, उसके ऊपर कुछ स्केल से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं प्लेकोइड स्केल्स। एंड एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर ब्लैडर की एब्सेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे गए हैं, किसके हैं? ये भी एनिमल किंगडम चैप्टर से, ये पेज नंबर 47 बता देती हूँ, क्लास 11th बायोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है स्कोलियोडोन। देखो यहाँ पे जो हमारे पास, मैं बता देती हूँ, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर हैं बायोलॉजी क्लास 11th में हमारे पास 2 3 4, हाँ मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर हैं। तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मस्ट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आप देखो हमारे पास यहाँ पे एनिमल किंगडम चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और 2 से 3 वे कैसे हैं, एग्जाम्पल बेस्ड है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वो आपको लिखा दिखेगा पेज नंबर 47 पे, जो मैं कह रही हूँ ना स्कोलियोडोन, वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से आपको अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह याद रखने हैं, उनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप, विच इज 190। विच एनिमल इज होमोथर्मिस, कौन सा एनिमल जो है होमोथर्मिस होता है? हैविंग मेमोरी ग्लैंड, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन है टेरोपस। टेरोपस यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेज नंबर 50। वही जो मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, होमियोथर्मिस हैविंग मेमोरी ग्लैंड, टेरोपस, और क्लास 11th बायोलॉजी पेज नंबर 50, एनिमल किंगडम चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज इनकरेक्ट मैच। इसमें इनकरेक्ट मैच पूछा गया कौन सा है? तो यहाँ पे देखो किलोन रेप्टाइल होता है, साइटिकुला एव्स होती है, बिल्कुल ठीक है। मैक्रोपस रेप्टाइल ये गलत है, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। काइथोपिस एम्फीबियन बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी वही उसी चैप्टर से है, पेज नंबर 50। एग्जाम्पल दे रखे थे, इनकरेक्ट एग्जाम्पल पूछा था। एग्जाम्पल तो देखो याद रखने पड़ेंगे आप अब आपको। विच इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस मतलब जिसके ना तो हाथ होते ना पैर होते, काइंड ऑफ, ठीक है। तो कौन सा एम्फीबियन ऐसा होता है, ये पूछा गया एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आई काइथोफिस। काइथोफिस जो है इसको हम बोलेंगे काइथोफिस, इसका करेक्ट जो है एग्जाम्पल होगा, जिसके जो कि एक लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, पेज नंबर 49 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, एनिमल किंगडम चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स हैविंग स्पाइनी बॉडी, जिनकी स्पाइनी बॉडी हो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिलोंग टू फाइलम, कौन से फाइलम से जो है वो बिलोंग करते हैं? करेक्ट क्वेश्चन होता है काइनोडर्मेटा। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक दे दी, जो एनिमल्स जिनकी बॉडी तो स्पाइनी होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से वो बिलोंग करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उनके पास, तो कौन से फाइलम से बिलोंग करेंगे? काइनोडर्मेटा से वो बिलोंग करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th पेज नंबर 45, एनिमल किंगडम चैप्टर। वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, रट लेना, ये चीज़ें याद रखने की है। हाँ, तो इसी के साथ हमारे जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी कुछ मदद हुई होगी, समझ आए होंगे। मैंने आपको साथ के साथ सोर्स बता दिया, पेज नंबर के साथ मैंने आपको डिटेल में बताया कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आप वहाँ पे जाकर चेकआउट इसे कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।